नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की हमने जो बात की थी महासभा की, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 6 अंग है। इन 6 अंगों में से हमने पहला अध्ययन किया था महासभा का, दूसरा आज अध्ययन कर रहे हैं हम लोग सुरक्षा परिषद का। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल 5 बड़ी महाशक्तियों का एक समुदाय है और यह मूल रूप से सुरक्षा संबंधी कार्य करती है। इस प्रमुख अंग का कार्य देश और विदेश यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम करना, इसीलिए इसे पुलिस का दायित्व सौंपा गया है। अर्थात सुरक्षा परिषद एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करती है। इस महान दायित्व का निर्वहन करने के लिए सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्यों का निर्माण किया गया है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापकों ने सुरक्षा परिषद को विश्व समुदाय की शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला प्रभावी अंग बनाया है। इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि यह एक विश्व का पुलिसमैन है जिसे विश्व की शांति और सुरक्षा के रूप में दायित्व सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद का अगर अपन संगठन की बात करें तो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत प्रारंभिक काल के अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य थे। इन 5 स्थायी सदस्यों में से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका और 6 अस्थायी सदस्य महासभा में से निर्वाचित किए जाते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं 1965 के चार्टर में संशोधन करके सुरक्षा परिषद के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि वर्तमान के अंतर्गत जो है 10 अस्थायी सदस्य कर दिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और कुल मिलाकर वर्तमान के अंतर्गत जो है 15 सदस्यों के रूप में सुरक्षा परिषद कार्य करती है। संगठन के बाद में आते कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली की बात करें तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह स्थायी रूप से चलता रहता है और इसकी बैठकें प्रत्येक पखवाड़े के अंतर्गत होती है। इसका संगठन इस प्रकार बनाया गया है कि वह लगातार काम करती रहे। इसीलिए प्रत्येक देश सुरक्षा परिषद में एक अपना स्थायी सदस्य भेजता है। वह स्थायी सदस्य न्यूयॉर्क के अंतर्गत कार्य करता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अपनी बैठक बुला सकता है। सुरक्षा परिषद के सदस्य अधिकतर जो है महासभा के द्वारा जब कोई विवाद को ध्यान आकर्षित किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विभाग या यह संगठन उसकी सुनवाई करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा परिषद मूल रूप से समस्याओं का निदान करने वाला निकाय है। नेक्स्ट आता परिषद का अध्यक्ष। सुरक्षा परिषद अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है और यह अध्यक्ष इसकी बैठकों का संचालन करता है। अर्थात इस परिषद के सदस्य अपना क्रमवार बारी बारी से एक एक महीने के लिए अपने
देश के नाम के वर्णमाला अक्षर के हिसाब से जो है पद पर आसीन होते हैं, और ये सदस्य जो है मूल रूप से सुरक्षा परिषद की कार्यवाही के अंतर्गत भाग लेते हैं, और अध्यक्ष जो है, जो कार्यवाही संचालित होती है, उसकी अध्यक्षता करता है। मतदान प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 27 को हम लोग देखें तो इस आर्टिकल के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। परिषद के कार्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है, प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य अभ्यास प्रश्नावली पर। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रक्रिया संबंधी बातों में परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत आने से प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है, और अन्य सभी मामलों में कम से कम 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों के अतिरिक्त 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। परंतु यदि कोई अपनी असहमति प्रकट करता है, कोई भी स्थायी सदस्य, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली। देखिए, कार्य प्रणाली के बारे में ये बात बताऊं आपको कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 25 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद के सदस्य जो मूल रूप से किसी भी देश के विरुद्ध अगर निर्णय लेते हैं तो उन्हें मानने के लिए बाध्य किया जाता है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि सदस्य राज्यों ने यह स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद और उनके निर्णय बदले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अर्थात इसका अर्थ यह है, परिषद मन माने ढंग से स्वतंत्र रहकर के कार्य नहीं करेगी, बल्कि बहुमत के द्वारा कार्य करेगी। इस तरह से हम लोग देखते हैं सुरक्षा परिषद की जो कार्य प्रणाली है, आर्टिकल 24, 25 और 26 तीनों के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। नंबर 1 आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2 ऐसे विवाद अथवा स्थिति के बारे में जांच पड़ताल करना जिससे अंतरराष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न होने को खतरा हो। नंबर 3 संघर्षों के निपटारे के लिए अनेक समझौतों और शर्तों को लागू करना। नंबर 4 हथियारों के नियम की व्यवस्था के बारे में योजनाएं तैयार करना। नंबर 5 शांति के लिए खतरा या आक्रामक कार्रवाई की स्थिति को निश्चित करना। नंबर 6 आक्रमण को रोकने अथवा बंद करने के लिए सदस्य राज्यों से आर्थिक अनुशक्ति तथा अन्य उपायों जिनमें बल प्रयोग नहीं शामिल हो लागू करने का अनुरोध करना। नंबर 7 किसी राष्ट्र के आक्रमण के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना। यह सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद में वीटो। देखिए, वीटो की जो स्थिति है, वीटो का मतलब यह होता है किसी कार्य को निषेध मतलब मना करने, लागू करने के लिए प्रयोग करना। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 5 बड़ी महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन 5 महाशक्तियों के पास में वीटो का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर कोई युद्ध का निर्णय करने हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत अगर कोई मान लीजिए महाशक्ति वीटो लगा देती है, तो वहां पर 4 राष्ट्र एक तरफ
और एक राष्ट्र एक तरफ, फिर भी वह युद्ध नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि जो वीटो का अधिकार है वो मूल रूप से महाशक्तियां बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करती हैं। वीटो का जो प्रयोग है वो आर्टिकल 27 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा और इस प्रकार ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सब सदस्यों को समान प्रभुत्व का सिद्धांत देता है, परंतु वास्तव में केवल ये दिखावे के लिए है। सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की व्यवस्था करने के लिए महाशक्तियों को विशेष अधिकारों को प्रभावशाली शब्दों में स्वीकार किया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रक्रिया संबंधी विषयों पर 9 स्वीकारात्मक मत के लिए जाएंगे, 10 में से 9 सदस्य। परंतु यदि कोई महत्वपूर्ण विषय है तो 9 सदस्यों के अतिरिक्त 5 सदस्यों की अनुमति अत्यंत आवश्यक है, स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 आ रहा है दोहरा निषेधाधिकार। ये हुआ आपका वीटो का अधिकार, मतलब कि प्रक्रिया संबंधित मामलों में 9 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, वह चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी। और महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि उसके अंतर्गत 9 के अतिरिक्त 5 सदस्यों की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 आ रहा दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार डबल वीटो का जो पावर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण विषयों में अंतर करता है, परंतु उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। प्रक्रिया संबंधी मामले के अतिरिक्त किसी भी विषय में निर्णय के समय महाशक्तियों स्थायी सदस्यों में से यानी कि जो 5 महाशक्तियां हैं कोई भी नकारात्मक मत प्रदान करता है और इस प्रकार परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। यह शक्ति होती है अपना पहले वीटो की, यह है सिंगल वीटो की कहलाती। दूसरे वीटो का प्रश्न उस समय उठता है जबकि सुरक्षा परिषद को यह तय करना होता है कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है अथवा नहीं। क्योंकि यह प्रश्न कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है अथवा नहीं एक कार्य विधिक प्रश्न नहीं है, अतः इस निर्णय लेते वक्त 9 सदस्यों के मत अनिवार्य है, जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के मत सम्मिलित किए जाते हैं। उस प्रश्न के निर्धारण में स्थायी सदस्य दूसरे वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद डबल वीटो का भी प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण विषयों के बंटवारे के लिए होता है, तब वो दूसरा वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। अब जो है सुरक्षा परिषद को हम लोग देखते हैं कि जो इस महत्वपूर्ण शक्ति का जो मैंने उदाहरण दिया, हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है वो वास्तव के अंतर्गत विश्व के अंतर्गत एक जो है आपके महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी निर्णयों के अंतर्गत इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा आपका न्यास परिषद। न्यास परिषद, देखिए न्यास परिषद के संगठन और शक्तियों की हम लोग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यास परिषद का क्या संगठन है, क्या शक्तियां हैं। देखिए होता यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत अनेक राष्ट्र साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी शक्तियों से स्वतंत्र होते हैं और उनके ऊपर अनेक ऐसे राष्ट्रों के द्वारा साम्राज्य क्रूरतम रूप से कायम किया होता है।
20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन पराधीन प्रदेशों के लोगों ने आत्मनिर्णय का जय घोष किया और धीरे धीरे उन्होंने स्वशासन की मांग की। ऐसी स्थिति के अंतर्गत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध अनेक मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रसंघ के अंतर्गत मेडट पद्धति, जो संरक्षण पद्धति थी, उसकी जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आत्मनिर्णय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यास परिषद का गठन किया। न्यास परिषद का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि एशिया और अफ्रीका के अंतर्गत जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं उन अधिकांश पराधीन राष्ट्रों को संरक्षण देना, जिसके माध्यम से वह अपना विकास कर सके। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने जो साम्राज्यवाद का राग अलापते थे, 14 जुलाई 1943 को एक प्रारूप तैयार हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के आर्टिकल 12 में कहा गया कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों के लोग जो अभी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके, न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा। यानी कि वो लोग स्वतंत्र तो हो गए, आत्मनिर्भर नहीं हुए, आत्मनिर्णय नहीं लगे, स्वशासन नहीं चला सके, तो ऐसे लोगों के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है न्यास परिषद का संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 13 में न्यास परिषद की रचना, शक्तियां और संगठन की व्यवस्था की गई थी। इसका जो संगठन बना वो मैं बताना चाहूंगा बच्चों आपको। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, चाहे वे न्यास परिषद पर प्रशासन करते हैं अथवा नहीं, जो सदस्य आ गए वो उसके कंट्रोल में होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वे सदस्य जो न्यास क्षेत्र का प्रशासन करते हो। नंबर 3, महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित उतने सदस्य जितने न्यास परिषद में न्यास प्रदेशों पर प्रशासन करने वाले और न करने वाले सदस्यों की संख्या को समान करने के लिए आवश्यक हो। इस तरह से हम लोग देखते हैं न्यास परिषद का आर्टिकल जो है 12 और 13 अध्यायों के अंतर्गत वर्णन किया गया था। लेकिन न्यास परिषद के आर्टिकल 76 के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर किए गए हैं, उद्देश्य क्लियर किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, संरक्षित प्रदेशों के मनुष्यों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में योग देना। नंबर 3, जाति, भाषा, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। नंबर 4, सामाजिक, आर्थिक तथा वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों एवं उनके प्रजाजनों के लिए समानता के व्यवहार का आश्वासन देना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो न्यास परिषद थी वो न्याय, स्वतंत्रता, स्वशासन, शांति, सुरक्षा, विकास की खोज के लिए बनाई गई थी। न्यास परिषद के जो प्रदेश थे वो मूल रूप से आपको मैं बता दूं
दो भागों में बांटे गए थे। एक तो था स्वशासित प्रदेश और दूसरा था संरक्षित प्रदेश। स्वशासित प्रदेश वे सब पराधीन देश जो उपनिवेश में आते हैं, और संरक्षित प्रदेश जो मूल रूप से आपको मैं बताऊं कि इसके अंतर्गत जो न्यास समझौते के द्वारा किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो मेडट व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। न्यास परिषद के प्रमुख कार्यों को हम लोग देखें बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यास परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, परंतु आर्थिक और सामाजिक परिषद की भांति यह महासभा के अधीन है। यह महासभा के लिए गैर सामाजिक न्यास क्षेत्रों की और सुरक्षा परिषद के लिए सामरिक क्षेत्रों की देखरेख करती है। न्यास परिषद का जो प्रमुख कार्य था बच्चों, वो नंबर 1 पर आता है, वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना। वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना, नंबर 1। संरक्षित प्रदेशों पर शासन करने वाले प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संरक्षित प्रदेश के निवासियों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के संबंध में किए गए कार्यों की विस्तृत सूचना प्रतिवर्ष न्यास परिषद को भेजेंगे। अर्थात न्यास परिषद जो है वो मूल रूप से सभी विषयों के ऊपर जो है प्रशासन को प्रतिवेदन भेजेगी। नंबर 2, प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श करना। प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श करना। देखिए, न्यास परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संरक्षित भूभागों के निवासियों के लिए लिखित एवं मौलिक आवेदन पत्रों पर विचार करना। परिषद के अंतर्गत अगर कोई प्रार्थना करता है तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सुविधाएं और रंग भेद, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना है, सामाजिक को शोषण हो रहा है, तो उसके ऊपर न्यास परिषद जो है मूल रूप से डिसीजन लेती है। नेक्स्ट आता है निरीक्षण मंडल भेजने का अधिकार। नंबर 3 आता है निरीक्षण मंडल भेजने का अधिकार। निरीक्षण मंडल भेजने के अधिकार से तात्पर्य है कि न्यास परिषद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य संरक्षित प्रदेशों में समय समय पर निरीक्षक मंडल भेजना है। यानी कि सामान्यतया जो न्यास परिषद के कंट्रोल के अंतर्गत जो राज्य, उपनिवेश, जो क्षेत्र काम कर रहे हैं, उन पर बराबर प्रॉपर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो न्यास परिषद इस दृष्टि से वहां पर निरीक्षण संबंधी कार्य भी भेजती है। इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो न्यास परिषद है वो मूल रूप से जो विकासशील राष्ट्रों में जो साम्राज्यवादी शक्तियों से संबंधित, उपनिवेशवादी शक्तियों से संबंधित जो राज्य है, उनका विकास करने के लिए न्यास परिषद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो अंग आ रहा 3 नंबर, वो आ रहा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हम लोग आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंग के रूप में जो है चौथे अंग के रूप में जाने जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हम लोग अगर
आर्थिक सामाजिक परिषद का अध्ययन करें तो यह एक ऐसा संगठन है जिसका स्वरूप राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों ही है। इसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में संघर्ष और सहयोग दोनों प्रवृत्तियों का समावेश रहा है। यद्यपि इसका जन्म दूसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में हुआ था और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संबंध युद्ध और शांति की समस्याओं से होना स्वाभाविक ही था, परंतु फिर भी इसने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि अनेक गतिविधियों में अधिक रुचि की अभिवृद्धि की। वस्तुतः आर्थिक सामाजिक जो परिषद है वो अनेक राष्ट्रों के मध्य जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, उनको धन की सहायता देना और मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध कराकर उन्हें मानवीय अधिकारों के प्रति सजगता करना है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह परिषद दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाली परिषद है। आर्थिक सामाजिक परिषद का संगठन की बात अगर अपन करें बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 61 में कहा गया है कि आर्थिक सामाजिक परिषद का जो मूल विधान है इसके अंतर्गत 18 सदस्य होंगे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान के अंतर्गत इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई है और परिषद अपने चुनाव महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर करती है और प्रतिवर्ष जो है सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और एक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मतदान प्रणाली की अगर अपन बात करें तो आर्थिक सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है और आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक सदस्य और परामर्शदाता के रूप में सदस्य भेजे जा सकते हैं। नियम के अनुसार परिषद की जो बैठक है वर्ष में 3 बार होना आवश्यक है, किंतु सामान्यतया 2 बार अप्रैल और जुलाई में बैठकें होती है जो 4 से 6 सप्ताह तक चलती है और इसके अंतर्गत जो है आवश्यक रूप से नीति निर्माण संबंधित अनेक देशों को आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता देने संबंधित निर्णय करते हैं। नेक्स्ट आता है पदाधिकारी। पदाधिकारी की अगर अपन बात करें तो आर्थिक सामाजिक परिषद अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का और 2 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। ये पदाधिकारी 1 वर्ष के लिए कार्य करते हैं। कार्यकाल की बात आती है आर्थिक सामाजिक परिषद की तो अध्ययन एवं प्रतिवेदन, विचार विमर्श करना और आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता संबंधी कार्य करना। नंबर 1 आता है अध्ययन एवं प्रतिवेदन। आर्थिक सामाजिक परिषद का जो कार्य है नंबर 1 है अध्ययन एवं प्रतिवेदन। किसी भी कार्य का रिसर्च करना हो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्टिकल 62 में ये व्यवस्था की गई है कि उसका अध्ययन करके वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अंतर्गत प्रतिवेदन रखता है कि किस देश को कितनी आर्थिक सहायता दी जानी है। नंबर 2 आता है विचार विमर्श। आर्थिक सामाजिक परिषद के अंतर्गत आर्टिकल 62(1) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि परिषद किसी भी कार्य को करने के लिए चाहे खाद्यान्न संबंधित हो चाहे प्राकृतिक संसाधनों संबंधित हो तो उस पर पर्याप्त रूप से विचार विमर्श करती है। नंबर 3
आर्थिक एवं प्राविधिक। प्राविधिक का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी मदद। जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनको मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्राविधिक रूप से यंत्रों का है, मशीनों का है, उपकरणों का है, वो सहायता दी जाती है। नंबर 4, मानव अधिकारों का विकास। आर्थिक सामाजिक परिषद धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण परिषद है, और ये इस आधार पर जो है भेदभाव को समाप्त करने के लिए मानवीय अधिकारों का, ह्यूमन राइट का भी विकास करती है। और लास्ट आता है सहयोग एवं समन्वय। सहयोग एवं आर्थिक सामाजिक परिषद सहयोग एवं समन्वय करती है, और इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं सभी अंगों के साथ, चाहे क्रियात्मक हो और चाहे प्रादेशिक हो, दोनों रूपों के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक परिषद है वो मदद करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।